सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम है गगन। तो भैया एक और नई हफ्ते में हम एंटर कर चुके हैं। 22 जून दोस्तों आज तारीख हो चुकी है। कल भी क्लास हुई थी, जिन्हें नहीं पता तो दोस्तों कल हमने वीकली रिवीजन किया था पूरा हफ्ते के जो करंट अफेयर्स थे, और आज नया हफ्ता स्टार्ट है। और जब ये हफ्ता खत्म होगा तब हम इस हफ्ते करंट अफेयर्स करेंगे। तो मैं आपको बस एक ही चीज कह रहा हूं, अगर आप करंट अफेयर्स अपना अच्छा करना चाहते हैं, बच्चों को इशू ये रहता है कि करंट अफेयर्स याद नहीं रहते, है ना, होता है ना, खबरें बहुत सारी हो जाती है, सर क्या याद रखे क्या ना याद रखे। तो उसका हल आपका इस क्लास में हो जाता है, क्योंकि पहले हम करते हैं यहां पर थ्योरी। जैसे क्या खबर है अभी, जैसे आज की खबर हो जाती है कि कायरन पोलार्ड नाम के क्रिकेटर हैं, उन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बना दिए हैं। T20 क्रिकेट यानी कि इंटरनेशनल भी और जो लीग्स वाले होते हैं वो भी। कल उस चीज को पढ़ेंगे हम एमसीक्यू फॉर्मेट में। हफ्ते के अंत में हम करेंगे उसका वीकली रिवीजन, और जैसे ही महीना खत्म होगा हम करेंगे उसका दोस्तों मंथली रिवीजन। यानी सिर्फ क्लास में आओगे ना तो 4 बार वो करंट अफेयर्स आप पढ़ लोगे। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो फिर तो भैया क्या बात है, सोने पर सुहागा, माशाअल्लाह, ओ माय गॉड, कांग्रेचुलेशन, वाओ। ठीक है, तो अभी क्लास के हम स्टार्ट करेंगे। जो हमने सैटरडे को करंट अफेयर्स किए थे थ्योरी, उसका पहले करेंगे एमसीक्यू और फिर करेंगे आज के करंट अफेयर स्टार्ट। और आई होप कि आज से टेलीग्राम स्टार्ट हो जाए, क्योंकि पीडीएफ बहुत सारी बच्चों को देनी दोस्तों पेंडिंग पड़ी हुई है। तो देखते हैं आज होता है टेलीग्राम स्टार्ट की नहीं। तो सभी पीडीएफ आपके पास आ जाएंगी, टेंशन मत लेना। तो ये रहेगा टेलीग्राम चैनल गगन सर रेलवेज के नाम से। आइए पहला सवाल, स्मृति मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कौन सा रिकॉर्ड बनाने वाली दोस्तों पहली खिलाड़ी बन गई हैं? स्मृति मंधाना, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हमने पढ़ा था टाइम की 100 की सूची में, जो टाइम मैगजीन वालों ने दुनिया भर के 100 स्पोर्ट्स पर्संस का नाम दिया है, उसमें इकलौती भारतीय दोस्तों स्मृति मंधाना है। और ये पहली महिला क्रिकेटर बन चुकी है जिसने 600 चौके लगा दिए हैं। कितने? 600 चौके लगा दिए हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे स्मृति मंधाना। इनके बाद है न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 521 के साथ। नेक्स्ट, फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन सी बनी? नॉकआउट का मतलब क्या होता है? क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल की, अब हारे तो बाहर। तो भैया क्वार्टर फाइनल, सॉरी माफ कीजिए, नॉकआउट के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बनी है दोस्तों कौन सी? ये बनी है, होस्ट है जो मैक्सिको। अच्छा ध्यान रखना, इस बार जो वर्ल्ड कप है वो 3 देशों में हो रहा है ना, यूएस में हो रहा है, मैक्सिको में हो रहा है और कनाडा में हो रहा है। मैक्सिको इकलौता ऐसा देश है जिसने जो तीसरी बार वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। इससे पहले इन्होंने 1970 में भी किया, इन्होंने 1986 में भी किया अकेले, और अब दोस्तों 2026 में। तो इकलौता देश जिसने दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप 3 बार होस्ट किया है, मैक्सिको हो जाता है। नेक्स्ट आइए, अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण में 2026 से लेकर 35 कार्यकाल के लिए न्यायाधीश के रूप में किसे चुना गया? याद कीजिए, क्या बताया था हमने? इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, उसका अपना कानून होता है। अब उस कानून के ऊपर अगर इशू आ गया, कानून किसी ने तोड़ दिया, वो कहां पर जाएगा? वो इस ट्रिब्यूनल के पास जाता है। तो भैया बताइए फटाफट। तो उसके हेड बन चुके हैं भारतीय, उनका नाम हो जाता है दोस्तों बिमल एन पटेल। अब जैसे कि हमारे पास क्या है, बीएनएस होता है, पहले आईपीसी होता था, अब भारतीय न्याय संहिता। इसकी धाराएं होती हैं, इसमें कानून दिए हुए हैं। अगर कानून आप उल्लंघना करते हो तो आप के ऊपर केस हो जाता है। केस कहां पर होता है? सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। तो ये जो है ITLOS, इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर लॉ ऑफ द सीज, वो है यहां का सुप्रीम कोर्ट। और कानून का नाम क्या है? यूएन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सीज, यानी कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है जो समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन की व्याख्या और आवेदन में उत्पन्न होने वाले जो भी चैलेंजेस होते हैं उस पर काम करता है। तो पिछली क्लास में हमने काफी डिटेल में इस चीज को पढ़ा था। नेक्स्ट, यूएई के नए सोशल मीडिया नियमों के अनुसार किस आयु से कम बच्चों को सोशल मीडिया उपयोग करने की अनुमति नहीं है? मोस्टली कंट्रीज दोस्तों 16 साल टारगेट कर रही हैं। जैसे हम बात करें कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, स्पेन की, इंडोनेशिया की, यूके की, लेकिन यूएई 15 साल की बात कर रहा है। कह रहा 15 साल से नीचे अगर उम्र है आपकी तो भैया आप 15 साल या उससे कम तो आप सोशल मीडिया यूएई में तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट आएंगे, अभ्यास खान क्वेस्ट का 23वां संस्करण किस शहर में हुआ? यहां पर दोस्तों भारत ने जाट रेजिमेंट को भेजा है। मंगोलिया देश में दोस्तों ये एक्सरसाइज होती है हर साल, बहुराष्ट्रीय एक्सरसाइज होती है, यानी कि मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है, काफी कंट्रीज आती है यहां पर। तो ये मंगोलिया के उलन बटार में हो रहा है, उलन बाटार में हो रहा है दोस्तों, 23वां एडिशन हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए नेक्स्ट,
अब देखिए ये चीजें हम ना कल कर चुके हैं सैटरडे को, तभी फटाफट फटाफट निकल रही हैं। अब देखना है इसके बाद थ्योरी करेंगे हम, कितना टाइम देंगे उसको। आओ, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अनुसार भारत की सर्वोच्च रैंक वाली संस्था आईआईटी दिल्ली है। तो इंडिया की तरफ से कहने को आईआईटी दिल्ली है, लेकिन आईआईटी दिल्ली दुनिया में कौन से नंबर पर है? तो दोस्तों इसमें 550 इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, कॉलेज की रैंकिंग है, जिसमें से 52 इंडिया की है। बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है दोस्तों। लगभग लगभग 10% इंडिया की है, 10% 55 होता है, हमारी 52 है। बहुत ही बढ़िया। और इसमें टॉप किया है इंडिया की तरफ से आईआईटी दिल्ली में, और दुनिया में आईआईटी दिल्ली आता है 118 नंबर पर। वेरी इंपॉर्टेंट, 118 नंबर पर आता है। चलिए भैया, और दुनिया में टॉप वाली यूनिवर्सिटी कौन सी है फिर? दुनिया में नंबर 1 कौन सी है दुनिया में? तो वो हो जाती है अमेरिका की मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि एमआईटी हो जाती है दोस्तों नंबर 1। नेक्स्ट, पहला ब्रिक्स एमएसएमई फोरम भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? अब ब्रिक्स की मीटिंग है दोस्तों, इस बार भारत के पास मेजबानी है, तो अलग अलग शहरों में छोटी छोटी मीटिंग्स हो रही है। जैसे आपदा प्रबंधन पर हुई थी पूरी उड़ीसा में, याद करो। फिर एक खेतीबाड़ी पर हुई थी, एग्रीकल्चर पर इंदौर में। और फिर एमएसएमई पर पहली मीटिंग हुई थी, ये हुई दोस्तों आगरा में। कहां हुई? आगरा में। नेक्स्ट, भारत का लक्ष्य सिक्कल सेल रोग, जिसे हम सिक्कल सेल डिजीज कहते हैं, उसको खत्म करने का कौन से साल तक है? कि इस साल तक हम भारत से सिक्कल सेल जो बीमारी है इसे खत्म कर देंगे। चलिए, तो हमने इसको टारगेट रखा है दोस्तों साल 2047 तक का, 2047 तक, जब 100 साल हो जाएंगे भारत को आजादी को। हमने उस साल का टारगेट रखा है कि जो सिक्कल सेल अनीमिया नाम की बीमारी है, इसका हम जड़ से खात्मा कर देंगे। फिर हमने सिक्कल सेल अनीमिया मिशन के बारे में भी पढ़ा था, जिसे मोदी जी ने 1 जुलाई 2023 को शाहडोल मध्य प्रदेश से लॉन्च किया था। नेक्स्ट, लगभग 15 मिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म मयूरभंज जिले के बरीपदा के पास किस राज्य में खोजे गए? दोस्तों शार्क के, मछलियों के जीवाश्म फॉसिल्स पाए गए हैं दोस्तों इस एरिया में। कहां पर? मयूरभंज जिले में। कहां पड़ता है ये मयूरभंज जिला? चलिए, तो ध्यान रखेंगे, मयूरभंज जिला पड़ता है ओडिशा के अंदर। कहां पड़ता है? ओडिशा के अंदर। तो यहां पर फॉसिल मिले हैं 1.5 करोड़ साल पुराने, रीढ़ की हड्डी मिली है, दांत मिले हैं, वैसी चीजें काफी सारी। नेक्स्ट, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा शामिल किए गए पहले स्वदेशी एयर कुशन वाहन का नाम क्या है? याद है वो अक्षय कुमार वाली पिक्चर का मैंने बताया था, इंटरनेशनल खिलाड़ी का? तो उसको हमारे भारतीय कोस्ट गार्ड ने रख लिया है। कुल 6 इंक्लूड करने हैं, तो पहला इंक्लूड किया है और उसका नाम रखा है हमने H-561। किसने बनाया है H-561 को? ये है दोस्तों एयर कुशन व्हीकल, इसको हॉवरक्राफ्ट भी कहा जाता है। तो दोस्तों इसे बनाया किसने है? भारतीय तटरक्षक बल के पहले स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल H-561 का निर्माण किस कंपनी ने किया है? चलिए, तो इसका जवाब हो जाता है दोस्तों चौगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, गोवा की ये कंपनी है, इन्होंने बनाया है। और ये दोस्तों कुल 6 ऐसे बनाने वाले हैं। नेक्स्ट, चलिए, बीमा क्षेत्र के लिए IRDAI द्वारा गठित कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि AI पर 7 सदस्यीय कार्य समूह के अध्यक्ष कौन है? तो IRDAI ने AI का इस्तेमाल करने की बात की है कि इंश्योरेंस सेक्टर में इस्तेमाल करते हैं, तो कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए कमेटी बनाई है, और उस कमेटी के हेड बनाया है किसे? IIIT हैदराबाद के दोस्तों डायरेक्टर हैं जो संदीप के शुक्ला जी को बनाया है। किसे? संदीप के शुक्ला जी को बनाया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत प्यारा सवाल दोस्तों। IRDAI की फुल फॉर्म क्या है? चलिए, IRDAI की फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये हो जाती है IRDAI की फुल फॉर्म, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आइए, मेघालय में पूर्वोत्तर भारत के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग यूनिट का उद्घाटन किसने किया? तो मेघालय में दोस्तों, मेघालय के नहीं, नॉर्थ ईस्ट के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला को प्रोसेस करने का हुआ यूनिट लगा। प्रोसेस में क्या कुछ होगा? उसको छानेंगे, मोटा होगा, पतला होगा, ग्रेडिंग कर देंगे, पैकेजिंग करेंगे, सब कुछ दोस्तों वहां पर होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का सबसे बड़ा बनाया है, री भोई नाम का जिला है, वहां पर बनाया है। कंपनी का नाम भी री भोई ऐसे कुछ करके है। तो मेघालय में उद्घाटन किया है निर्मला सीतारमन ने। नाम क्या है ये देखिए, री भोई ऑर्गेनिक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, यही है दोस्तों नाम भी। तो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों किस डेट से लागू हुआ? चलिए, अभी हुआ नहीं है, होने वाला है। कौन सी डेट से लागू होगा? या एनटीपीसी में आया था आपके ऐसा सवाल कि इंडिया में कौन सी तारीख से हर पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल मिल रहा है? 1 अप्रैल 2026 आपके एनटीपीसी में आया था। तब तारीख पूछता है दोस्तों रेलवे वाला। इसका जवाब हो जाता है दोस्तों 15 जुलाई 2026 से। नेक्स्ट, चलिए,
लो भैया, ये हुए हमारे अभी रिवीजन। और अब देखिए इन सभी करंट अफेयर को हम बहुत आराम आराम से करेंगे, डिटेल में करेंगे, जिससे हम अगली क्लास जब हम कल करें तो इसके पहले एमसीक्यू करें। तो यही हमारी क्लास का दोस्तों कंसेप्ट रहता है। अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना, और अगर अभी तक समझ नहीं आया कुछ, अब पढ़ना, कल फिर पूरी क्लास समझ आएगी। तो पहली बात, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान, वनडे की हो चाहे T20 की हो चाहे टेस्ट की हो, इस साल पद्मश्री पुरस्कार जीता है दोस्तों हरमनप्रीत कौर ने। हरमनप्रीत कौर पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है, पहली महिला खिलाड़ी बन चुकी है 200 T20 मैच खेलने वाली, 200 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली। एक मिनट, महिला बनी है शायद, ओवरऑल बनी है। देखिए आदमियों में कौन है मोस्ट T20 आई प्लेड बाय अ प्लेयर। अरे बाप रे भैया, ये तो, अरे बाबा, पहली महिला नहीं, माफ कीजिए दोस्तों, पहली क्रिकेटर बन चुकी है। ना आदमी ना औरत आज तक किसी ने भी 200 मैच नहीं खेले हैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, आईपीएल की बात नहीं हो रही। तो बहुत बड़ा रिकॉर्ड है दोस्तों ये। तो हरमनप्रीत कौर 200 T20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली क्रिकेटर बन गई हैं। लड़के भी नहीं खेले हैं आज तक, वेरी इंपॉर्टेंट। लड़कियों में देखिए, लड़कियां बहुत खेली है, लड़के तो इतने भी नहीं खेले हुए हैं। तो देखिए न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स, अभी हमने सूजी बेट्स का पढ़ा था, स्मृति मंधाना के बाद सबसे ज्यादा चौके। तीसरे पर इंग्लैंड की डानी है, फिर ऑस्ट्रेलिया की एलिस है, फिर हमारी इंडिया की स्मृति है। तो इनको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। यह ध्यान रखना कि हरमनप्रीत कौर पहली क्रिकेटर बन गई है 200 अंतरराष्ट्रीय T20 मैच खेलने वाली, लीग नहीं T20 इंटरनेशनल। आई, अभी आपको पता है दोस्तों, हमने थोड़े दिन पहले पढ़ा था कि जो जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है नोएडा में, वहां से पहली उड़ान किसने भरी? इंडिगो ने भरी। अब बात कर रहे हैं हम नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की। इस हवाई अड्डे का नाम है डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहां से पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान भरने वाली एयरलाइन बन चुकी है एयर इंडिया एक्सप्रेस। याद कीजिए, नवी मुंबई का डीबी पाटिल एयरपोर्ट और गुवाहाटी का लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई एयरपोर्ट, उन्हें दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स में नाम आया। याद है, 7 एयरपोर्ट थे दुनिया में, 2 इंडिया के थे। तो नवी मुंबई हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ान शुरू करने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस दोस्तों पहली एयरलाइन बन गई है। तो एयर इंडिया एक्सप्रेस ने नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और अबू धाबी के बीच सीधी उड़ानों की घोषणा की है। इस कदम से यह महाराष्ट्र के नवीनतम हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय सेवाओं का संचालन करने वाली पहली एयरलाइन बन गई है। तो भैया जो नए हवाई अड्डे हैं ना, इनके लिए जानना बहुत जरूरी है। अब जेवर है, जेवर में शुरू ही बेंगलोर से हुई है। तो जेवर का क्या था, हमने पढ़ा था, ये जेवर है, नोएडा में है। लखनऊ से फ्लाइट आई थी और बेंगलोर को फ्लाइट गई थी। किसकी गई थी? इंडिगो की गई थी। उसी तरह यहां पर नवी मुंबई वाले में इंटरनेशनल फ्लाइट पहली अबू धाबी को है। चलिए एक सेकंड दोस्तों, ये फोटो रह गई, वो कहां गया? खबर इसके पीछे, अच्छा इसके पीछे छिप गई खबर। तो दोस्तों याद कीजिए, हमने जैसे पढ़ा था, अरे इसको डिलीट करें क्या? कट, हाँ चलिए। तो भैया हमने जैसे पढ़ा था कि पहली टीम नॉकआउट में पहुंचने वाली बन गई है मैक्सिको। अब पहली टीम बाहर होने वाली कौन सी बन गई है? तो दोस्तों हैटी करके एक टीम है, लोगों को पता भी नहीं है हैटी क्या है। हैटी है एक छोटू सा देश है दोस्तों। तो इस फीफा विश्व कप से बाहर होने वाली टीम जो पहली टीम बन गई है वो कौन सी बन गई है? हैटी बन गई है। तो फीफा विश्व कप 26 से बाहर होने वाली पहली टीम बनी है दोस्तों हैती। बस इतना ही है करंट अफेयर, बड़े छोटे छोटे से करंट अफेयर। जब फीफा वर्ल्ड कप खत्म होगा हम करेंगे, बहुत सारे करंट अफेयर सवाल बनेंगे। पहला मैच किसके बीच, कौन जीता, कौन से स्टेडियम में, पहला गोल किसने किया, पहली टीम नॉकआउट में पहुंची, पहली टीम बाहर हुई, इस तरह की चीजें। नेक्स्ट बहुत बढ़िया करंट अफेयर दोस्तों, भारत की लड़कियां न्यूजीलैंड में झंडा फहरा के आई हैं। तो न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराकर आई हैं। तो न्यूजीलैंड को हराकर भारत ने FIH महिलाओं का नेशंस कप जीत लिया है। तो इंडिया ने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराकर महिलाओं का नेशंस कप दोस्तों जीत लिया है। ये पढ़ते हैं। तो भारत ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में फाइनल में मेजबान न्यूजीलैंड को 2-0 से हराकर FIH महिला राष्ट्र कप न्यूजीलैंड का जीत लिया है। और अगले साल का होने वाला FIH महिला प्रो लीग में प्रमोशन हासिल कर ली है। मतलब कि इसमें ऐसा था कि जो भी टीम जीतती वो अगले साल होने वाली वुमेन प्रो लीग में दोस्तों ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाती। और इंडिया क्योंकि जीत गया तो अगले साल होने वाला जो महिलाओं की प्रो लीग है उसमें ऑटोमेटिकली दोस्तों क्वालिफाई हो जाती है। अब जैसे क्रिकेट का होता है ICC, फुटबॉल का होता है फीफा,
वैसे ही हॉकी का होता है FIH। इसे हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ऐसे पढ़ते हैं हम इसको, क्योंकि दोस्तों फ्रेंच शब्द है, फेडरेशन है, इंटरनेशनल है, हॉकी है, ऐसे कुछ बोलते हैं ये इसको, तो ध्यान रखेंगे। नेशंस कप जीत लिया है भारत की लड़कियों ने न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड को हराकर, और अगले साल होने वाले नेशंस प्रो, क्या था, प्रो लीग के लिए दोस्तों क्वालिफाई कर गई हैं। लाल रेम श्यामी, इन्हें दोस्तों फाइनल का प्लेयर ऑफ द मैच बनाया गया है। और दीपिका यहां की दोस्तों हाईएस्ट गोल स्कोरर रही, 6 गोल मारे हैं। इनके साथ ही यूएसए की एशली ने भी 6 गोल मारे थे। तो लाल लाल बोलेंगे हम इसको, तो लाल दोस्तों प्लेयर ऑफ द मैच रही, सबसे ज्यादा गोल 6 गोल मारे थे दोस्तों दीपिका ने, टाई किया दीपिका ने यूएसए की एशली के साथ। कमाल की बात क्या है, आज तक 4 बार हुआ है, 2022, 24, 25 और 26, और 22 और 26 में, यानी कि सबसे ज्यादा बार 2 बार हम जीते हैं। तो स्पेन में 2022 में उद्घाटन संस्करण जीतने के बाद यह जीत भारत की दूसरी महिला नेशंस कप का खिताब की जीत है। ये देखिए 22 में हम जीते, 24 में स्पेन, 25 में न्यूजीलैंड और 26 में भारत। तो भैया ध्यान रखेंगे, फिर से नेशंस कप इंडिया जीत गया है, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड को हराकर जीत गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए, और इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए हॉकी इंडिया ने हर खिलाड़ी को 3-3 लाख रुपए, और जो सपोर्ट स्टाफ है उन्हें 1.5 लाख रुपए का भी प्राइज मनी देने का दोस्तों फैसला किया है। कितना गैप है ना क्रिकेट और इसमें, 3 लाख रुपए दे रहे हो तुम, 20 बंदे भी होंगे अगर तो 60 लाख रुपया हुआ। चलो 100, मैं 30 लगा लूं सपोर्ट लगाकर, कितना हो गया 90 लाख। एशिया कप जीतने पर 7.5 करोड़ दे दिए थे, 21 करोड़ दे दिए थे शायद एशिया कप जीतने पर बीसीसीआई ने। बहुत गैप है स्पोर्ट्स। आइए, ये है भैया जैगुआर विमान, बहुत पुराने विमान है, 1970 के विमान है, और सिर्फ अब भारत रह गया है जो इन विमानों का इस्तेमाल करता है। खतरा है, जैसे मुश्किल से मिग अब रिटायर हुए ना हमारे, उसी तरह अब जैगुआर भी रिटायर करने पड़ेंगे, क्योंकि वही बात है, जितनी पुरानी मशीनरी होती जाती है उतनी दिक्कतें आती हैं। अब जो कंपनी इस एयरक्राफ्ट को बनाती थी उसने एयरक्राफ्ट बनाना बंद कर दिया, तो मरम्मत कैसे होगी। तो जिन देशों ने अब इस्तेमाल करने छोड़ दिए ना, हम उनसे एयरक्राफ्ट ले रहे हैं ताकि उनके पुर्जे हम इस्तेमाल कर सके। तो इंडिया 9 रिटायर्ड जैगुआर फाइटर जेट्स लेने वाला है यूके से, क्योंकि यूके अब इस्तेमाल नहीं कर रहा, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कंपनी बना नहीं रही। तो ऐसा लगा लो कि मान लीजिए, एग्जांपल देता हूं, शेवरले कंपनी थी इंडिया में, उसकी गाड़ी थी क्रूज। अब आपके पास है क्रूज, शेवरले ने क्रूज बनानी बंद कर दी, अब आप दूसरे लोगों की क्रूज खरीद रहे हो ताकि आप अपनी गाड़ी में स्पेयर पार्ट्स लगा सको, ये हालत है। तो भैया भारत 2026 में यूके से 9 रिटायर्ड जो सेपे कैट जैगुआर लड़ाकू विमान खरीदने के लिए तैयार है। विमान का उपयोग नरभक्षण के लिए किया जाएगा, यानी कि दोस्तों इसमें क्या होगा, मौजूदा बेड़े के लिए स्पेयर पार्ट और सब असेंबली प्राप्त करने के लिए रिटायर्ड एयरफोर्स को नष्ट किया जाता है। मतलब कि पुराने जो इनके जहाज होंगे, इनसे कभी इंजन निकाल लिया, कभी कुछ निकाल लिया, कभी पंख निकाल लिया, मतलब कुछ भी, सब कुछ निकाल के वो कर दिया। तो सेपेकैट जैगुआर एक ट्विन इंजन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जिसे यूके और फ्रांस ने मिलकर बनाया था। जैसे बोला आपको, 1970 के दशक में दोस्तों ये सेवा में आए थे, और अब इंडियन एयरफोर्स के अलावा कोई भी इसको लड़ाकू एयरक्राफ्ट के रूप में नहीं इस्तेमाल करता। तो इंडियन एयरफोर्स 6 जैगुआर स्क्वाड्रन को यूज करता है, अंबाला में हरियाणा में, गोरखपुर में यूपी में, जामनगर में गुजरात में, और हमारे पास 115 से लगभग 120 एयरक्राफ्ट हैं, और इसे 2030-32 तक खींचने की हमारी आशंका है। इससे पहले भी हम फ्रांस से 2018 में इसके रिटायर्ड पुर्जे ले चुके हैं, ओमान से 2025 में पुर्जे ले चुके हैं, और अब दोस्तों हम यूके से दोस्तों इसके पुर्जे लेने वाले हैं। कितने एयरक्राफ्ट के, 9 रिटायर्ड एयरक्राफ्ट हम ले रहे हैं। तो काफी अच्छी दोस्तों स्थिति नहीं लग रही हमारी एयरफोर्स की, क्योंकि अगर ये हालात है भैया, वही बात है, पाकिस्तान जैसा देश दोस्तों, उनके पास हमेशा से इंडिया से अच्छे एयरक्राफ्ट रहे हैं। आप कभी भी कोई भी युद्ध वाली फिल्म देखो, उसमें इतना तो सही दिखाई देते हैं कि इनके पास एयरक्राफ्ट हमेशा से अच्छे रहे थे। अमेरिका ने बहुत हेल्प की थी इनको, हमको हेल्प नहीं करता था कोई, रशिया हेल्प करता था, एयरक्राफ्ट नहीं देता था। अभी भी उनके पास दोस्तों दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट एयरक्राफ्ट है, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं मैं। ये तो हमारा अभिनंदन वर्तमान दोस्तों तेज था, जो अपने छोटू से मिग विमान से उनका F-15 गिरा गया था, बहुत बड़ी बात थी ये। बॉर्डर पिक्चर अगर आपने देखी हो नई वाली, उसमें दिलजीत का दिखाया हुआ, हमारे छोटे विमान है, उनके तो बहुत बड़े विमान थे। एक अक्षय कुमार की कोई पिक्चर आई थी, मुझे याद नहीं है, अक्षय कुमार की कोई पिक्चर आई थी, मैं तो रंग गया तेरे, ऐसा कुछ गाना था जिसमें
उसमें बताया गया कि उनके विमान कितने ताकतवर हुआ करते थे। हमारे पास इस टाइम बेस्ट क्या है? राफेल। राफेल इज 4.5 जनरेशन, दुनिया 5th पर है इस वक्त। तो राफेल फिर भी अच्छे हैं हमारे, तभी तो हम खरीदे जा रहे हैं। महंगे जरूर पड़ रहे हैं लेकिन जरूरत है यार। युद्ध में बेइज्जती हो जाए, युद्ध में हम हार जाए, उससे अच्छा तो वही बात है यार, गुलाम हो जाओ सोचो पाकिस्तान के, इससे तो अच्छा खर्चा है ना। चलिए नेक्स्ट। प्रियंका चोपड़ा दोस्तों रोलेक्स की ग्लोबल एम्बेसडर बन गई है। जितना ये करंट अफेयर है, बहुत बढ़िया लगते हैं मेरे को ऐसे करंट अफेयर। क्या खत्म अरे बढ़िया लग रही हो क्लास दोस्तों, एक बार लाइक ही करते रहो। तो ये है वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी कायरान पोलार्ड। ये T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बन चुके हैं। अब इसके अंदर अंतरराष्ट्रीय, अब जब बेटा जब सिर्फ T20 आई लिखा हो, आई का मतलब हो जाएगा यहां पर इंटरनेशनल। एक बार खत्म कर दूं, बता दूं, बार बार नहीं होगा ना फिर। अगर T20 लिखा है तो इसमें इंटरनेशनल भी आता है, और इसमें जो आपकी लीग्स आती हैं, IPL, BPL, बिग बैश वगैरह, वो सभी आती हैं। तो जो हमने हरमनप्रीत की बात करी, हरमनप्रीत अंतरराष्ट्रीय 200 मैच खेलने वाली पहली खिलाड़ी बनी है लड़कों और लड़कियों में। कायरन पोलार्ड T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। किसे पीछे छोड़ा? अपने ही देश के क्रिस गेल को। आओ, तो वेस्ट इंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कायरन पोलार्ड ने T20 क्रिकेट में रिकॉर्ड रन बनाने वाले बल्लेबाज के रूप में अपने ही देश के क्रिस गेल को पछाड़ दिया है। तो 39 साल के पोलार्ड ने के कुल अब दोस्तों 14,583 रन हो चुके हैं। गेल के 14,562 थे, गेल रिटायर हो चुके हैं, पोलार्ड भाई साहब खेल ही रहे हैं। तो 14,583 रन हो चुके। ये नहीं याद करना रन कितने हैं, क्योंकि खेल रहा है अभी भी वो। तो ध्यान रखना कि क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है कीरन पोलार्ड ने। अब कीरन पोलार्ड देखो कहां कहां खेला है। अंतरराष्ट्रीय तो सिर्फ 1569 रन बनाए हैं, IPL में 3400 रन बनाए सबसे ज्यादा। फिर इनके वहां पर होती है कैरिबियन प्रीमियर लीग, वहां पर बनाए 3192। फिर एक होती है पाकिस्तान में पजामा सलवार, नहीं सॉरी क्या नाम है, पाकिस्तान सुपर लीग, पजामा सलवार लीग भी ठीक है। फिर कोई T20 ब्लास्ट हुई थी, फिर ऑस्ट्रेलिया में कोई बिग बैश लीग हुई थी, और इसके अलावा जितने भी आप टोटल कर लो, इधर छोटी मोटी उधर जाकर 4196। ऐसे याद नहीं करना है, बस ऐसे बता रहा हूं आप तो ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा रन दोस्तों T20 क्रिकेट में कीरन पोलार्ड के। और अगर सिर्फ अंतरराष्ट्रीय की बात की जाए तो बाबर आजम के दोस्तों सबसे ज्यादा रन है, 4596 रन है। दूसरे नंबर पर आता है रोहित शर्मा, रोहित शर्मा हो चुके हैं क्या? रिटायर। तीसरे पर आते हैं विराट कोहली, विराट कोहली क्या हो चुके हैं? रिटायर। तो ध्यान रखेंगे T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा कीरन पोलार्ड, और अंतरराष्ट्रीय में सबसे ज्यादा पाकिस्तान का बाबर आजम। नेक्स्ट लो भैया, तो फुटबॉल वर्ल्ड कप का सबसे तेज गोल हो गया है, सिर्फ 64 सेकंड में गोल कर दिया, मतलब सीटी बड़ी 64 सेकंड में गोल, बताइए। तो पैराग्वे के माटियास ग्लार्जा, इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप का सबसे तेज गोल कर दिया है। तो पैराग्वे के माटियास ग्लार्जा ने सैन फ्रांसिस्को में तुर्की के खिलाफ दूसरे मिनट की स्ट्राइक यानी कि 64वें सेकंड के साथ फीफा वर्ल्ड कप का सबसे तेज गोल कर दिया। अब 60 सेकंड के बाद दूसरा मिनट स्टार्ट हो गया था, तो वहां पर लिखा 2 मिनट आता है, लेकिन हमको पता है सेकंड क्या है, 64 सेकंड में दोस्तों गोल कर दिया। किसने? पैराग्वे के मटियास ग्लार्जा ने। किसके खिलाफ? तुर्की यानी कि टर्की के खिलाफ। आइए अगला, ये देखो इसे कहते हैं चापलूसी करना। तो हैदराबाद, तेलंगाना सरकार, हैदराबाद में जो दोस्तों अमेरिका का वो है, क्या कहते हैं, एम्बेसी है, उसके पास एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा है, मक्खन लगाया जा रहा है। तो भैया हैदराबाद में डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर सड़क का उद्घाटन करेगी तेलंगाना सरकार। मुख्यमंत्री आपको पता होना चाहिए दोस्तों, रेवंत रेड्डी। कौन से रेड्डी? रेवंत रेड्डी दोस्तों मुख्यमंत्री हैं इनके, कांग्रेस के हैं। तो तेलंगाना सरकार तेलंगाना और अमेरिका के बीच बढ़ते संबंधों को उजागर करने के उद्देश्य से हैदराबाद में अमेरिकी दूतावास के एक प्रमुख सड़क को डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के रूप में समर्पित करने के लिए तैयार है। आधिकारिक नामकरण दोस्तों कल होगा, यानी कि 23 जून को, जो कि अमेरिका के आजादी दिवस 4 जुलाई से पहले होगा। फुल ऑन चापलूसी चल रही है। यू नो गाइस, माय नेम इज डोनाल्ड ट्रंप। देखा वो समय रैना का शो, देखा आपने? बंदा है ना ट्रंप बनकर। आइए, पिज्जा हट, कौन कौन जानता है पिज्जा हट को? पिग गया पिज्जा हट। और सोचो बिजनेस कैसा है पिज्जा हट का। चाइना में तो 2 कंपनियों को बिका है पिज्जा हट, ठीक है, 2 कंपनियों को। एक कंपनी वो है जो सिर्फ चाइना का पिज्जा हट खरीदी है, और इसके अलावा बाकी के दुनिया का, इसके अलावा बाकी दुनिया का पिज्जा हट खरीदी। अब सोचो दोस्तों कितना चलता होगा दोस्तों चाइना में पिज्जा हट।
ये पिज्जा हट बिका है 1.2 बिलियन डॉलर में, एक देश के पिज्जा हट, सारे पिज्जा हट, और बाकी दुनिया के पिज्जा हट बिके हैं केवल 1.5 बिलियन डॉलर में। सोचो चाइना में भैया कितने खाते होंगे चीनी पिज्जा, पिज्जा हट से इतना ज्यादा चलता है पिज्जा हट। तो पिज्जा हट को दो कंपनियों ने खरीदा है, एक है लॉन्ग रेंज कैपिटल और दूसरी है यम चाइना। तो यम चाइना में नाम में ही चाइना है, इन्होंने सिर्फ चाइना के लिए खरीदा, और लॉन्ग रेंज कैपिटल ने चाइना के अलावा पूरी दुनिया के लिए। तो समझौते के तहत लॉन्ग रेंज कैपिटल मुख्य भूमि चीन के बाहर पिज्जा हट के संचालन का अधिग्रहण लगभग 1.5 बिलियन डॉलर में करेगा, और पिज्जा हट के मुख्य भूमि चीन व्यवसाय को लेन देन से बाहर रखा गया है। यम चीन जो पहले से एक फ्रेंचाइजी व्यवस्था के तहत देश में ब्रांड का संचालन करता है, 1.2 बिलियन डॉलर में फ्रेंचाइजी के लिए शेष अधिकारों का अधिग्रहण किया। मतलब चाइना के अंदर, सिर्फ चाइना देश के अंदर पिज्जा हट चलाने को खरीदा है 1.2 बिलियन डॉलर में यम चाइना नाम की कंपनी ने, और चाइना के अलावा दुनिया में हर कहीं पिज्जा हट वो केवल 1.5 बिलियन डॉलर में। मतलब कितनी कमाल की चीज है, कितना खाते होंगे चीनी यार पिज्जा हट से। क्या इंपॉर्टेंट खबर बनी है भैया। नेक्स्ट लो भैया, हमारी भी अब गैस बन रही है, मतलब हमारे नहीं बन रही, हमारे मतलब भारत में बन रही है तो नेचुरल गैस मिली है दोस्तों। अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट पर प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। हमारे दोस्तों पेट्रोलियम मंत्री हैं दोस्तों जो हरदीप पुरी, उन्होंने बताया। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने घोषणा की है कि अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर श्री विजयपुरम 3 में प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। कहां पर दोस्तों? अंडमान निकोबार में विजयपुरम 3 में। तो पुरी ने बताया कि 355 मीटर की गहराई पर प्राकृतिक गैस की खोज की गई है। बहुत बढ़िया। उन्होंने कहा कि 1900 मीटर से अधिक की गहराई पर किए गए प्रारंभिक उत्पादन परीक्षण ने निरंतर फ्लेयरिंग के माध्यम से प्राकृतिक गैस की उपस्थिति को स्थापित किया। फ्लेयरिंग मतलब ये। तो इन्होंने बोला कि भैया हमको वैसे तो 355 मीटर पर ही दोस्तों गैस मिल गई थी, लेकिन हमने 1900 मीटर तक उसको खोदा और वहां से गैस निकली। तो आग लगा के देखते हैं कि आग लग रही है, आग गैस में लगेगी। तो देखा कि भैया आग लग रही थी। तो राज्य के स्वामित्व वाले अन्वेषक यानी कि ऑयल इंडिया ने कंफर्म किया कि हाँ जी भैया नेचुरल गैस है। कहां मिली है? विजयपुरम 3 में मिली है। तो बहुत बड़ी बात है भैया, बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। हमारा तो भैया आधा पैसा इसी में जाता था, बाहर से पेट्रोल मंगा लो, तेल मंगा लो, एलपीजी आ गया, सोना आ गया। अब कम से कम दोस्तों थोड़ा बहुत कुछ तो फर्क पड़ेगा ना, इट्टू पिट्टू सा। ठीक है कि नहीं? एक लाइक बनता है इस पर भैया, एक लाइक बनता है गाइस, एक लाइक जरूर कर दो। आओ सुप्रीम कोर्ट ने फुटपाथ पर चलने को एक मौलिक अधिकार घोषित किया है। वैसे इसको उनको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, बट यही तो भारत है। देखो फुटपाथ नाम में क्लियर है, फुट का पाथ, पैदल चलने वाला पाथ। अब ये मौलिक अधिकार है। तो भैया भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सीमांकित और अच्छी तरह से बनाए गए फुटपाथों पर चलने की स्वतंत्रता को मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट घोषित किया है। फैसले ने इस अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 आपको पता है दोस्तों 19 आर्टिकल होता है राइट टू फ्रीडम, उसके तहत दोस्तों बताया है। तो जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूरकर ने इस रूलिंग को बताया। तो यह फैसला एक मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले से उत्पन्न हुआ, जिसमें एक 5 साल के लड़के की मौत हो गई जो अपने पिता के साथ स्कूल जाते समय एक ट्रक से कुचला गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मतलब बड़ी अजीब सी चीज लगती है मेरे को भैया, ये बातें भी बतानी पड़ती है कि फुटपाथ पे चलना भी राइट है। बट वही बात है ना, बेवकूफ है लोग। कहने को डस्टबिन तो बने होते हैं लेकिन लोग फिर भी फेंकते हैं। अब वही बात है ना, कहीं बोलते डस्टबिन नहीं, क्या करें, पॉकेट में डालो, घर आके फेंक देना, क्या हो गया। मैंने कल परसों मेरी अपनी जीन्स है ना, मुझे लगता है मैंने महीने पुराने टिश्यूज फेंके होंगे, बट कोई बात नहीं ब्रो, टिश्यू थे वो, क्या हो गया उससे, कचरा तो नहीं किया मैंने। चल लो भैया, ये थी भैया आज की क्लास। तो आज का होमवर्क लेके जाइए, जिस होमवर्क को आप लोग दोस्तों कमेंट में लिखेंगे। तो भैया आज का होमवर्क है बहुत ही सिंपल। पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे? बहुत ही सिंपल। और पहली बार इकोनॉमिक साइंसेज का पुरस्कार कब दिया गया था? ध्यान रखिएगा, फर्क है कब स्थापित हुए थे और कब दिए गए। तो पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिए गए थे, एक ये सवाल, और पहली बार नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक साइंसेज में कब दिया गया था, एक ये सवाल। तो ये थी आज की छोटी सी प्यारी सी क्लास। पीडीएफ आज कोशिश करते हैं दोस्तों कि हमारा टेलीग्राम चल गया हो तो दोस्तों गगन सर रेलवेज नाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी जैसे भगवान चाहे। सभी का नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी? छोटू सा कमेंट छोड़ के जाओगे भाई को खुशी हो जाएगी। बाय बाय।